हेलो फ्रेंड, सदम लाइफ एक्सपीरियंस पर आप सभी लोग का वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो माह है 31 दिसंबर 2022 यहीं पर समाप्त होता है। नए साल आने वाले हैं। नए साल के साथ आपका नया लक्ष्य, नया पैशन, नया जुनून। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन उज्जवल और खुशहाली आपके जीवन में लाए। लेकिन ये कैसे संभव है? हर कोई चाहता है कि मैं सफल हूं। सफल का मूल मंत्र है मेहनत, और मेहनत एक दिशा से होती है। मेहनत एक दुआओं का असर होता है। मेहनत वो व्यक्ति करता है जो हार कर सीखता है। मेहनत वो करता है जिसे अनुभव प्राप्त होता है, जिसे कुछ पाने की भूख होती है, जिसे अपना लक्ष्य जिसने निर्धारित किया है उसे जरूर सफलता एक न एक दिन मिल जाती है। मैंने यहां तक जाना कि अगर आप किसी भी फील्ड में कोई कार्य किए हैं तो उसका प्रतिफल, उसका कंसिडरेशन आपको जरूर मिलता है। दोस्तों, कहते हैं ना, अगर ईश्वर पर थोपने के बजाय अपने आप पर थोपिए। अपने आप पे देखिए कि मेरे पास क्या कमियां हैं, कहां कमियां रह गई हैं, मैं उसे कहां से भरपाई करूं। जिस दिन ये आपको अकल आ जाएगी, जिस दिन अपनी कमियों को मापने की आपके पैमाना आ गई, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। और कभी ईश्वर को मत थोपिए, क्योंकि ईश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं होता है। वो अगर उसके लिए जितना आप किए होंगे उसका वो पूर्ति देता है। तो दोस्तों, मैं अब जो है आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो घरेलू इंसान मैं खत्म कर चुका हूं। अब मैं दहेज प्रथा पर वन लाइनर आपको जो है बताऊंगा, उसके साथ एमसीक्यू का भी कराऊंगा। तो इससे आने से पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से कुछ एनर्जी आपको दे दूं। अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर चलोगे तो मंजिल, वो लक्ष्य तुम्हारे सामने झुक जाएगा। दुनिया इसी बात की है। आप अपने आप के अंदर ऐसे तराशिए कि दुनिया तुम्हें तराशे। खुद को तराशने का कोशिश करिए तो दुनिया तुम्हें तराशने लगेगी। इवन दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं अपने टॉपिक पर। अब आ जाते हैं हम जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले इसको देखिए। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट जो है ये एक्ट संख्या 28.20 मई 1961, ये आपको याद रखना है। यानी 20 मई 1961 एक्ट संख्या क्या है? ये 28 है। ये कहता दहेज प्रतिषेध अधिनियम का जो ये बनाया गया, चार्ट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? चार्ट बनाया गया है। अब मैं चार्ट को देखता हूं। धारा एक क्या कह रहा है? धारा एक ये कह रहा है जो है इसका जो है संक्षिप्त नाम और विस्तार। और धारा टू ये कह रहा है दहेज की परिभाषा। धारा 3 में क्या है? दहेज देने या दहेज लेने की शक्ति। धारा 3 में कह रहा है दहेज लेने या दहेज देने की शक्ति। और उसके बाद में धारा 4 कह रहा है दहेज की मांग के लिए दंड के बारे में बात करता है। और 4A है जो विज्ञापन अगर दहेज के लिए किया गया हो तो दंड की बात करता है। अब धारा 5 ये है दहेज देने के लिए या लेने के लिए जो एग्रीमेंट हो जाए, वो करार हो जाएगा,
वो क्या होगा, शून्य होगा। धारा 6 के तहत जो है पति दहेज का पत्नी या उसके वारिस के फायदे के लिए होना। और धारा 7 में है अपराधों का संज्ञान, कौन कौन अपराध का संज्ञान लेगा। और धारा 8 में है अपराधों के कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय तथा जमानती, यानी अपराधों के प्रयोजन के लिए संज्ञेय तथा जमानती और असंज्ञेय होना। 8 है कुछ मामलों को सबूत का भार होता है। 8 में दहेज प्रतिषेध अधिकारी होता है। और 9 में क्या होता है, देखते हैं 9 में जो है क्या होगा, धारा 9 में क्या है, ये नियम बनाने की जो है शक्ति के बारे में बताता है। और धारा 10 में राज्य सरकार। ओके, इसमें धारा 10 में क्या है, राज्य सरकार है। अब उसके बाद में जो है देखते हैं महत्वपूर्ण धाराएं। तो महत्वपूर्ण धाराएं देखते हैं। तो पहला क्या है, शॉर्ट टाइटल स्टैंड एंड कमेंसमेंट, यानी संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ। दूसरा है दहेज की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डाउरी। तीसरा है दहेज देने या दहेज लेने के लिए सख्त, पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। 4 है दहेज मांगने के लिए शासित, पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। 4A है विज्ञापन का पाबंदी, यानी बैन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और 5 है दहेज देने या लेने के लिए करार सुन, एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वाइड। 6 है दहेज का पत्नी या उसके वारिस के फायदे के लिए होना, डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और ऑफ हर हायर्स। 7 है अपराधों का संज्ञान, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। 8 है अपराधों के प्रयोजन के लिए संज्ञान होना तथा जमानती और असामान्य होना। 8A है कुछ मामलों में सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केस। 8B में है डाउरी प्रोबेशन ऑफिसर, यानी दहेज प्रतिशत अधिकारी। 9 में है नियम बनाने की शक्ति, पावर टू मेक रूल। 10 में है राज्य सरकार नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात करता है। ओके, अब आ जाते हैं वन लाइनर पे, हम ध्यान देते हैं ताकि आपको याद होगा। अब बात करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत कौन सा अपराध नहीं है। मेहर तय करना यह अपराध नहीं है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत इनमें से कौन सा दहेज नहीं माना जाता है। तो मूल्यवान प्रतिभूत एक पक्ष को दूसरे पक्ष के बच्चों के जन्म पर दिया गया हो, यानी कोई कीमती चीज हो और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष बच्चे के बर्थडे पर, बच्चे के जन्मदिन पर दिया गया, तो उसे दहेज की कैटेगरी में नहीं देखा जाएगा। दूसरा ये है दहेज लेने और दहेज देने के प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत किस अपराध में दंडनीय है, तो ये आप याद रखिएगा, धारा 3 में। अब आ जाते हैं, यदि दुल्हन का पिता रूढ़िगत प्रकृति के उपहार जो उसकी वित्तीय क्षमता के अधीन है दुल्हन को देता है, तो ऐसे उपहार दहेज की परिभाषा में आएगा। ये कथन क्या है, यानी यदि दुल्हन का पिता है और उसका कस्टमरी नेचर है, कोई उसका कस्टमरी जो लगातार दादा परदादा से चला रहा हो कि वो उपहार दे रहे हो, तो उस उपहार में होगा कि जो उसकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी के अधीन अगर जो है दुल्हन को देता है, तो ऐसे उपहार जो है दहेज की परिभाषा में आएगा। ये कथन क्या है, तो ये कथन असत्य है, सत्य नहीं है, ऐसा परिभाषा में नहीं आएगा। ओके, वरना जो है सभी लोग कहेंगे कि हमारे रूढ़ियों में चला रहा है, कि गाड़ी दो, बंगला दो, सब कुछ जो है देने, तो वो चीजें जो है वो सत्य, उस चीज को तो कानून का मकसद ही नहीं हो जाएगा, इसी का फायदा लोग उठा लेते, तो इसीलिए वो असत्य माना गया है। ओके, अब आ जाते हैं का वधू के माता पिता, यानी का जो है वधू के माता पिता से अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करता है, यह दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अधीन वो दंडनीय होगा, वो धारा 4 के तहत होगा। क्या होगा, धारा 4 के तहत होगा। यदि वर के मामा ने वधू के चाचा से दहेज की मांग की है,
तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा, वो धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय होगा। अब आ जाते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4A के अंतर्गत क्या बात करता है, तो विज्ञापन पर पाबंदी की बात करता है। किस पर है, विज्ञापन पर पाबंदी की बात करता है। अब आ जाइए नेक्स्ट है, एक उद्योगपति ने एक विज्ञापन छपवाया कि जो कोई उसकी अंधी पुत्री से विवाह करेगा उसको संपत्ति का आधा भाग दिया जाएगा। क्या उसने कोई अपराध किया है? यानी कि एक विज्ञापन निकालता है, अखबार में इश्तेहार छपवाता है कि कोई व्यक्ति इस अंधी पुत्री से विवाह कर ले तो उसकी सारी संपत्ति का आधा भाग दिया जाएगा। क्या उसे कोई अपराध किया है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत उसने जो है अपराध किया है। क्या क्या है, उसने अपराध किया, विज्ञापन डालकर अपराध का कार्य किया है। ओके, का अपनी पुत्री की विवाह के उपलक्ष्य में अपनी संपत्ति में एक अंश देने का प्रस्ताव समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन द्वारा कराना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा का दंडनीय होगा। तो 4A के ख में दंडनीय है, 4A के ख में दंडनीय है। ओके, अब आ जाते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज लेने, दहेज देने या लेने के करार को शून्य होना घोषित किया गया है। धारा 5 के अंतर्गत दहेज देने या लेने का करार होगा शून्य है। जहां कोई ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वो दिया गया किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहां वो व्यक्ति उसे दहेज के अंतर्गत करेगा। किसको करेगा? स्त्री को करेगा। ओके, स्त्री को करेगा। अब आ जाते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार कोई व्यक्ति दहेज ऐसे स्त्री से भिन्न जिसको विवाह के संबंध में वो दिया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो व्यक्ति दहेज को यदि वो दहेज पूर्व प्राप्त कर लिया गया है तो उसी स्त्री को जो अंतरित कर सकेगा। तो क्या होगा, विवाह के तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर, जो विवाह की तारीख है उसके पश्चात 3 माह के भीतर। अब आ जाते हैं यदि दुल्हन की विवाह 7 वर्ष के अंदर परिकृत समान अनुक्रम से भिन्न मृत्यु हो जाती है तो उसकी विवाह से संबंधित संपत्ति अंतरित किया जाएगा। तो क्या होगा, संतान और संतान न होने पर पालक दोनों सही। यानी यदि दुल्हन की जो है विवाह 7 वर्ष के अंदर परिकृत समान अनुक्रम भिन्न मृत्यु हो जाती है तो उसकी विवाह से संबंधित संपत्ति क्या होगा, तो संतान या संतान का न होना दोनों सही है। और इसको कहाँ बताया गया है, एविडेंस एक्ट में और आईपीसी में। ये कहाँ बताया गया है, तो आईपीसी में 304B और एविडेंस एक्ट में 113B में बताया गया है। ओके, अब आ जाते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 6 के अनुसार जहां स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है वहां उसकी संपत्ति अंतरित होगी। यदि उसकी संतान है तो उसकी ऐसी संतान को अंतरित की जाएगी जो अंतरण तक ऐसे संतान के लिए न्यास हो। यानी अगर वो 7 वर्ष के अंदर जो है विवाह के दौरान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है, तो उसकी संपत्ति का क्या होगा, वो संपत्ति जो है उसके बेटे में निहित हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन अपराध का संज्ञान ले सकता है महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन ले सकता है इसका संज्ञान? कौन ले सकता है? मेट्रोपॉलिटन और फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट ले सकता है। न्यायालय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत किए गए अपराध का संज्ञान ले सकेगा पुलिस रिपोर्ट पर, या पुलिस रिपोर्ट आ जाए या पुरावाद पर। अब आ जाते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 36 में अपराध की परिसीमा का कोई बात इस अधिनियम को अधीन लागू होंगे दंडनीय अपराध को, तो यहाँ लागू नहीं होंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अनुसार
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का ऐसे अपराध का अन्वेषण करने के लिए ऐसे लागू होंगे मानव संज्ञेय अपराध है, वो धारा 8 में बताया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन अपराध असमनीय है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के किस धारा के अंतर्गत कुछ मामलों में सबूत का भार का संबंध उपबंध है, तो 8A में है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन धारा 3 में विचारण के समय प्रमाण भार किस पर होगा, जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन पर हो। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के किस धारा के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होगी, 8B की धारा 8B में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा के अधीन केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति है, तो धारा 9 में है। विवाह के समय प्राप्त उपहारों की सूची बनाने का उपबंध प्रकृत है, वर वधु के लिए अज्ञापक है। ऐसे भेंट जो वधु को विवाह के समय उसमें निमित्त कोई मांग के बिना दी जाती है, उसके संबंध में लागू नहीं होंगे, परंतु ऐसी भेंट इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम के अनुसार रखी गई सूची दर्ज किए हैं, तो ऐसे भेंट प्रतिषेध अधिनियम या दहेज प्रधि में आएगा, तो नहीं आएगा। ठीक है, यानी इसमें क्या कहा गया है कि ऐसी भेंट जो वधु के विवाह के समय उसे निमित्त कोई मांग किए बिना दी जाती है, जो उसके संबंध में लागू नहीं होगा, परंतु यदि ऐसे भेंट इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाए, तो ये भेंट दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की परिधि में आएगी कि नहीं, तो यहाँ आएगा नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब जो है हम MCQ पर आएंगे। MCQ देखेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर। तो प्रारंभिक देखते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का किस उद्देश्य के लिए अधिनियम किया गया था। A, दहेज का देना प्रतिशत करने के लिए, प्रतिष्ठित करने प्रोहिबिटेड करने के लिए। B, दहेज लेने के लिए प्रतिषिद्ध करने के लिए। C, दहेज का देना या लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए। D, स्त्री की क्रूरता से संरक्षण के लिए। पहला उत्तर क्या होगा इसका, आप लोग बताइए पहला उत्तर इसका क्या होगा। पहला उत्तर है C, दहेज का देना और लेना प्रतिषिद्ध जो है प्रोहिबिटेड करना, ये कहाँ दिया गया है, तो धारा 1 में बताया गया है। कहाँ बताया गया है, वो धारा 1 में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का प्रवर्तन में आया है, यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का प्रवर्तन में आया है। A, 1 मई 1961। B, 1 जून 1961। C, 1 जुलाई 1961। D, 1 अगस्त 1961। कब आया है बताइएगा। इसका सही उत्तर जो है क्या होगा, इसका सही उत्तर है C है, 1 जुलाई 1961। नेक्स्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। A, दहेज। B, अत्याचार को। C, क्रूरता को। D, उपरोक्त में से सभी। 3 का सही उत्तर क्या होगा, 3 का सही उत्तर क्या होगा, 3 का सही उत्तर A, दहेज। धारा 2 में परिभाषित किया है दहेज को। अब आ जाते हैं चौथा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज शब्द में सम्मिलित है क्या है। A, मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को दिया गया मेहर। B, वर के भाई के साथ वधु की बहन के विवाह हुआ वादा। C, नाना नानी द्वारा अपने नाती को जन्म दिया गया उपहार। D, एक दलित द्वारा अपनी पुत्री को वर के साथ विवाह करने हेतु वर द्वारा दिया गया धन। क्या होगा सही चौथा का, चौथा का सही उत्तर है D है, यानी एक दलित द्वारा अपनी पुत्री को वर के साथ विवाह करने हेतु वर दिया गया धन। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज से कोई ऐसा संपत्ति का मूल्यवान प्रतिभूत है जो
ए केवल विवाह के समय दी गई हो, बी केवल विवाह के पश्चात समय की गई हो, सी केवल विवाह के पूर्व किसी समय दी गई हो, डी विवाह के समय पूर्व या पश्चात में किसी भी समय संबंध में दी गई हो। क्लियर करार तो क्या होगा? 5 का होगा। आंसर से डी है, विवाह के समय या कोई भी पूर्व पश्चात किसी भी समय संबंध में दी जाने वाली कोई करार किया गया हो। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में कौन सा एक अपराध नहीं है? ए दहेज लेना, बी दहेज देना, सी दहेज की मांग करना, डी मेहर तय करना। ये एमपी एडीपीओ 2014 में पूछा गया था। 6 का क्या होगा? मेहर तय करना ये अपराध नहीं है। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूत अभिप्रेत है? ए जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात दी गई हो, बी विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को दी गई हो, सी विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार या अन्य व्यक्ति को दी गई हो, डी जिन्हें मुस्लिम विधि लागू होता है मेहर के अंतर्गत आता हो। ये एमपी डीएलए ओ 2014 में पूछा गया था। 7वां का सही उत्तर क्या होगा? 7वां का सही उत्तर जो है डी होगा, जिन्हें मुस्लिम विधि लागू होते हैं मेहर इसके अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत इनमें कौन सा दहेज नहीं माना जाता है? ए मूल्यवान प्रतिभूत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाह के समय दिया जाता है, बी मूल्यवान प्रतिभूत विवाह के पूर्व एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाता है, सी मूल्यवान प्रतिभूत विवाह के पश्चात दिया जाना होता है, डी मूल्यवान प्रतिभूत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के बच्चों के जन्म पे दिया जाता है। तो सही उत्तर 8 का क्या होगा? 8 का सही उत्तर जो है डी है। अरे भाई, बर्थडे पे कोई सामान, कोई गिफ्ट अपने जो है अपने नाती को देगा या अपने बच्चों को देगा तो कितनी खुशी बात है। तो उसमें कहेगा नानी से आया है, मामा से आया है, तो वो चीजें जो है क्या है दहेज में नहीं माना जाएगा, या पिता दिए होंगे या कोई दिए, ये दहेज में नहीं इंक्लूड होगा। ठीक है, बर्थडे में। अब 9वां क्या है? दहेज लेना और देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? ए धारा 3, बी धारा 4, सी धारा 3(4) और डी धारा 6। 9 का सही उत्तर क्या होगा? 9 का सही उत्तर है डी होगा, धारा 6। बड़ी गजब की बात है कि हमारा हिंदुस्तान आजादी के बाद में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लाया दहेज प्रथाओं को खत्म करने के लिए। बहुत दुखद की बात है कि हम देश की आजादी का जो है 77वां साल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी लोग दहेज लेना दहेज देना ये कम नहीं हुआ। बहुत बड़ी विडंबना की बात है। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन जो है इस पर कड़ी शिकंजा नहीं लगाया गया है। गरीब व्यक्ति या कई ऐसे जो है कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है, कई ऐसे लोग जो है प्रजनन नहीं करते हैं, दहेज का डर है, ताकि अगर जो है लिंग चयन करते हैं और उसके बाद में जो है लिंग चयन करने के बाद पता चलता है अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं लड़की है, तो उसे जो है भ्रूण में ही हत्या कर देते हैं। बताइए, बहुत बड़ी विडंबना की बात है। बिल्कुल ये कंसेप्ट जिस वक्त बनाया गया था कानून, उसे सही तरह से आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। कई ऐसे मामले न्यायालय में पंजीकृत होते हैं। हम खुद जो है कोर्ट में इस पर डिफेंस करते हैं, खुद कोर्ट में हम दहेज के मामले 2-3 मुकदमे लड़े भी हैं, देख रहे हैं और बराबर डिफेंस भी कर रहे हैं। बहुत समस्या आती है। इवन दोस्तों, मैं टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूं। टॉपिक है 10, क्वेश्चन नंबर 10। यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रारंभ के पश्चात
दहेज देगा या लेगा या दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा तो निम्न में से किस प्रकार दंडनीय होगा? ए, कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी। बी, कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी। और उसके बाद में सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है जुर्माना जो 15,000 रुपये से या दहेज के मूल्य से कम नहीं होगी। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 10 का सही उत्तर क्या होगा? 10 का उत्तर सही उत्तर है डी। इन 3 वन में बताया गया है कि बी और सी, और बी में क्या है? कारोबार जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगा, और सी में जुर्माने की रकम जो 15,000 रुपये दहेज या मूल्य की रकम से तय होगी, ये बताया गया है। अब मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 11। दहेज देने या दहेज लेने वाले व्यक्तियों को न्यायालय 5 वर्ष से कम की अवधि कारावास का दंडादेश किन परिस्थितियों में दे सकेगा? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। दहेज देने या दहेज लेने वाले व्यक्तियों को न्यायालय 5 वर्ष से कम की अवधि की कारावास का दंडादेश किन परिस्थितियों में दे सकेगा? ए, क्रूरता या पड़ताल न होने पर। बी, दहेज की रकम अधिक न होने पर। सी, ये विधि के विरुद्ध है। डी, निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त विशेष कारणों द्वारा। 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो 11 का सही उत्तर है डी है। ये 3 वन में बताया गया है, निर्णय लेखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त विशेष कारणों द्वारा, ये 3 वन में बताया गया है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। यदि दुल्हन का पिता रूढ़िगत प्रकृति के उपहार जो उसकी वित्तीय क्षमता के अधीन है दुल्हन को देता है, तो ऐसे उपहार दहेज की परिभाषा में आएगा। ये कथन एमपीडीपी 2015 में पूछा गया था। सत्य है, असत्य है, कहीं नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, असत्य। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के किस धारा के अंतर्गत दहेज मांगने के लिए शासित का उपबंध किया गया है? यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के किस धारा के अंतर्गत दहेज मांगने के लिए शासित का उपबंध किया गया है? ए, धारा 3, बी, धारा 4, सी, धारा 5, डी, धारा 6। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? 13 का सही उत्तर बी होगा, धारा 4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। का वधू के माता पिता से अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के किस धारा के अधीन वो दंडनीय होगा? 14 कह रहा है का वधू के माता पिता से अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 किस धारा के अधीन वो दंडनीय होगा? 3, 4, 5, 6। 14 का सही उत्तर क्या होगा? 14 का सही उत्तर है 4। अब नेक्स्ट आ जाइए 15। यदि वर के मामा ने वधू के चाचा से दहेज की मांग की है, तो यह दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? धारा 3, धारा 4, धारा 3, 4, इनमें से कोई नहीं। 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर है धारा 4। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 16। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अनातेदार या संरक्षक से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करेगा, तो निम्न प्रकार से दंडनीय होगा। कारावास जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु जो 2 वर्ष तक हो सकेगा। जुर्माने से जो 10,000 रुपये से तक होगा हो सकेगा। उपपद में से कोई नहीं, उपपद में कोई नहीं। 16 का सही उत्तर क्या होगा? 16 का उत्तर क्या होगा? 16 का सही उत्तर है सी है, धारा 4 में बताया गया है। 16 का सही उत्तर क्या होगा? सी है, जो धारा 4 में बताया गया है। ओके। 17। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4A के अंतर्गत उपबंध किया गया है। दहेज लेने व देने पर पाबंदी, विज्ञापन पर पाबंदी, अत्याचार पर पाबंदी, सभी विकल्प सही है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? 17 का सही उत्तर है बा होगा, विज्ञापन पर पाबंदी। ये कहाँ बताया गया है? ये कहाँ बताया गया है? तो 2A में भी बताया गया है। 17 का
ओके, अब आ जाते हैं 18। 18 क्या है, सॉरी 2A में तो बताया गया 17 का क्या है, विज्ञापन पर पाबंदी जो है, अत्याचार पर पाबंदी जो है, ये जो है बताया गया है 2A में, और लेकिन विज्ञापन पर पाबंदी कहाँ बताया गया है, ये 4A में बताया गया है। ओके, 4A में बताया गया, दहेज लेने देने पर पाबंदी 3 में बताया गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। एक उद्योगपति ने एक विज्ञापन छपवाया कि जो कोई उसकी अंधी पुत्री से विवाह करेगा उसको उसकी संपत्ति का आधा भाग दिया जाएगा। क्या उनसे कोई अपराध किया है? कोई अपराध नहीं, केवल एक प्रस्ताव को आमंत्रण है, ये उसकी विशेषता है। दहेज प्रतिषेध धारा 4 के अंतर्गत उसने अपराध किया। 18 का सही उत्तर क्या होगा? 18 का सही उत्तर है जो है डी है, यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4A के अंतर्गत उसने अपराध किया है। 19 का अपनी पुत्री से विवाह के उपलक्ष्य में अपनी संपत्ति में एक अंश देने का प्रस्ताव समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन द्वारा करवाता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा के अंदर दंडनीय होगा। 4A, 4B, 4AB, 5 और 6। 19 का सही उत्तर क्या होगा? 19 का सही उत्तर है बी है, 4A का ख में। लास्ट सवाल, यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य पदनातेदार विवाह के फलस्वरूप किसी समाचार पत्र, जर्नल या किसी अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन अंश या दोनों किसी कारोबार या अन्य हित के किसी अन्य प्रस्थापना का कोई विज्ञापन मुद्रित, प्रकाशित, प्रचलित करेगा तो निम्न से कारावास और दंडनीय होगा। तो क्या होगा? कारावास जो 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगा। जुर्माना जो 15,000 रुपये तक हो सकेंगे। उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो क्या होगा? 20 का सही उत्तर है सी होगा, उपरोक्त में से दोनों। ओके, अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।